नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलेंगे, वहीं से आगे चलेंगे जहां मैंने आपको छोड़ा था। मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा था। अगर बच्चों आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कुछ जान नहीं है। अच्छा जी, हाँ जी, देखना भाई, अभी 25 लेक्चर होंगे लल्ले, 25 लेक्चर होंगे। सर जी सीए फाउंडेशन में भी आएगा। मैं आपकी 25,000 रुपए की फीस बचवा रहा हूं। 25,000 रुपये फीस है लक्ष्मी नगर में। मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैंने कहां छोड़ा था? मैंने ये बताया था कि इनफ्लो का मतलब होता है, पहले मैं आपको यहां मतलब बताऊंगा ये क्या होता है इनफ्लो, क्या होता है आउटफ्लो, क्या होता है पैसे का आना, क्या होता है पैसे का जाना। चलिए नोट डालिए आप उसी के आगे लिखिए, एक एरो बनाइए। बनाइए बच्चों। चलिए लिखिए, क्या रहा है? लिखो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें सिर्फ ये बताता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें सिर्फ ये बताता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें सिर्फ ये बताता है कि हमें करंट ईयर में कितना इनफ्लो हुआ, कि हमें करंट ईयर मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा, आप इसका मतलब समझ जाना। सिर्फ हमें यह बताता है कि हमें करंट ईयर में कितना इनफ्लो हुआ, कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। और करंट ईयर में कितना आउटफ्लो हुआ और करंट ईयर में कितना आउटफ्लो हुआ, ये बताता है बस। मतलब 3 प्रकार की रिसीप्ट आएगी, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। ऐसे ही 3 प्रकार के पेमेंट आएंगे। यहां पर रिसीट साइड में बच्चों 3 प्रकार की रिसीट आएगी, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। मतलब जो पैसा आया वो आएगा और पेमेंट में करंट ईयर में कितना पैसा गया, पिछले साल का कितना पेमेंट किया, इस साल का कितना पेमेंट किया और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना पेमेंट किया। मतलब टोटल पेमेंट आएगा, चाहे वो करंट ईयर से संबंधित हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से संबंधित हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो। अगर पिछले साल की सैलरी का पेमेंट हमने इस साल किया तो वो यहां आएगा। अगर हमने एडवांस सैलरी दी इस साल 19-20 में, हमने सैलरी कब की थी 20-21 की, वो भी यहां आएगा। करंट ईयर का तो आएगा ही आएगा, 19-20 की सैलरी तो आएगी।
अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट किया 18-19 का, उसका पेमेंट कब किया? 19-20 में, तो वो यहाँ आएगा। ऐसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यही लगेगा। यही बात मैंने लिखाई है, हिंदी में लिखा दी, क्योंकि सर जी बच्चे तो तुम्हें बताइए कितने होशियार होते हैं इंग्लिश में। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, लिखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज, receipt and payment account is nothing, receipt and payment account is nothing, it's just the copy of cash and bank account, it just the copy of कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ओग्लिक बैंक अकाउंट, एक तरह की क्या होती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट द कॉपी ऑफ द कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये समरी होती है किसकी? कैश बुक की, या इट इज द समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नथिंग, ओनली अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बच्चों कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक एज ए समरी ऑफ कैश बुक। ये समरी होती है बच्चों कैश बुक की। समझ में आ रही बच्चों? हाँ सर जी, बिल्कुल समझ में आ रहा सर जी। आप समझाओ और समझ में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाइए, नेक्स्ट नोट बनाइए। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड लिखो, अगर मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट, अगर मैं रिसीट एंड पेमेंट, अगर मैं नहीं, कुछ गलत लिखा मैंने बच्चों, कॉन्सेप्ट बन नहीं पा रहा। अगर मैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, अगर मैं कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को मैं मतलब मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलूंगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलूंगा, अगर मैं कैश एंड अकाउंट एंड बैंक अकाउंट को मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलूंगा, तो उसका काम नहीं बदलेगा, तो उसका काम नहीं बदलेगा। तो उसका काम नहीं बदलेगा।
बदलेगा, बल्कि सिर्फ उसका नाम बदल जाएगा, बदलेगा सिर्फ उसका नाम बदल जाएगा। सब कुछ वही है, बस सिर्फ नाम बदल गया है। कैश बुक से क्या हो गया? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। काम सब वही है, काम सब वही है जो कैश बुक करती है, जो कैश बुक करती है। सब कुछ सब्जी वही है, सब कुछ सब्जी वही है, बस सिर्फ क्या हो गया है? नाम बदल गया है। काम नहीं बदला, सिर्फ उसका नाम बदल गया है। और लिखो, और लिखिए, लिखिए, क्या लिखें सर जी? लिखो बच्चों, कैश बुक में डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है, बताया था मैंने आपको। कैश बुक में डेट वाइज, तारीख बताया था मैंने आपको, डेट वाइज एंट्री होती है। कैश बुक में डेट वाइज एंट्री होती है या रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग लिख लो बच्चों। एंट्री लिखना चाहते हो एंट्री लिख लो। डेट वाइज रिकॉर्डिंग या एंट्री एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप कंफ्यूजिया मत जाना, आप कंफ्यूजिया मत जाना। हाँ सर, हाँ सर, एंट्री लिख दिया मैंने, ओ क्लिक कर दिया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कभी भी डेट नहीं डालते, नहीं डालते, क्योंकि उसमें 12 महीने का रिसीट आ जाती है, 12 महीने की पेमेंट, हर आइटम की डोनेशन आया 12 बार आया, या एक महीने में 10 बार डोनेशन आ गया। कैश बुक में भी ऐसा होगा, 10 बार डोनेशन आया तो 10 बार तो आया एक महीने के अंदर, तो 12 महीने के अंदर 500 बार आया डोनेशन। तो 500 बार डोनेशन का क्या करूंगा? टोटल ऐड करूंगा और उठा करके कहां पटक दूंगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये मतलब है इसका बच्चों, यहां पटक दूंगा टू डोनेशन 500 बार का आ रहा है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। चैप्टर बिल्कुल अटपटा है, यहाँ पर कोई जर्नल एंट्री नहीं है सर। हाँ आपके दिमाग में चल रहा हो सर एंट्री भी आएंगी, नहीं सर एंट्री नहीं आएंगी। हाँ लेकिन तुम्हें बताया राइजन आपको 11 से पढ़ाता है, सब कुछ एंट्री से ही कराऊंगा, क्यों घबरा रहे हो? हालांकि इसमें एंट्री का कोई यूज नहीं होता, लेकिन हमें तो अकाउंट आती है ना। अभी मैं क्या बताऊं, सब पता लग जाएगा। जब तेरे चैप्टर समझ में आ जाएगा तो तू खुद कहेगा हाँ मजा आया, जिंदगी में पहली बार मजा आएगा। अभी तो चलने देते, आज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो शुरू करे ही नहीं, और थ्योरी मेरे को आती नहीं, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी बहुत कम आती है। लेकिन मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ ना, तो तेरे को एक देख रहा है, क्या देख रहा है, पता लग रहा होगा कितनी आती है। हाँ मैं क्या बताऊं अपने मुंह से, कोई तारीफ अपने मुंह से कर दूं, अपने मुंह मियां मिट्टू बन जाऊं? हाँ सर बन जाओ। देखिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में मैं केवल
समरी में केवल समरी लिख देते हैं। उतार लो बच्चों, कुछ छूट ना गया हो आपका, उतार लीजिए बच्चों। मतलब सर जी, चलिए लिखिए। इट मीन्स, इन सबका मतलब हिंदी में समझा रहा हूं, अंग्रेजी में। इट मीन्स, जो मैंने आपको हिंदी में समझाया उसका मतलब अंग्रेजी में लिखिए। इट मीन्स एनी आइटम, इट मीन्स एनी आइटम्स वेदर, it means any item whether it belongs मतलब संबंधित है। it belongs to current year, previous year और next year, चालू वर्ष, सॉरी अगले साल, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। इफ द ट्रांजैक्शंस, इफ द ट्रांजैक्शंस, if the transactions happens if the transactions happens in the current year, करंट ईयर बोले तो चालू वर्ष, it will be covered under receipt and payment account. It will be covered under receipt and payment account. कुछ समझ में आया बच्चों? मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया था। हाँ नहीं सर, भूल गए सर, रोटी खाना भूले? नहीं, कहता है इट मीन्स एनी आइटम वेदर इट बिलोंग्स टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। कह रहा है अगर कोई आइटम, चाहे वो करंट ईयर से संबंधित है, कोई भी आइटम करंट ईयर से संबंधित है, प्रीवियस ईयर से संबंधित है, नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, तो वो कहाँ आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। पैसा आ रहा है ना, आपने कोई सैलरी का पेमेंट करंट ईयर का किया, प्रीवियस ईयर का किया और नेक्स्ट ईयर का किया, वो सारा पेमेंट यहाँ आएगा। यही बात बच्चों मैंने अंग्रेजी में लिखाई है आपको, यही बात मैंने अंग्रेजी में लिखाई है, यही बात बच्चों मैंने आपको अंग्रेजी में लिखाई है। नोट कर लो, नोट कर लो। उतार लीजिए बच्चों, उतार लो मेरे बच्चों। कोई भी आइटम, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, चाहे वो चालू वर्ष का हो, चालू वर्ष का मतलब होता है करंट ईयर हो, अगर कैश का इनफ्लो, अगर कैश का इनफ्लो, अगर कैश का इनफ्लो करंट ईयर में हुआ है, इनफ्लो चालू वर्ष, करंट ईयर में
चालू वर्ष में हुआ है, चालू वर्ष में हुआ है, करंट ईयर में हुआ है, या कैश का आउटफ्लो करंट ईयर में हुआ है, या कैश का आउटफ्लो करंट ईयर में हुआ है, मैं हुआ है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली 100% वो करंट ईयर के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। करंट ईयर के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। लिख के रख ले मेरी बात, कि नोट कर ले बच्चे। हाँ जी, लिख ले। और बताओ सर जी। हाँ सर जी, लिखा दो, कुछ छोड़ना मत सर जी, क्योंकि चैप्टर बड़ा अटपटा दिख रहा है ये। हाँ जी, लिख ले बच्चे। मत कहियो मम्मी से कि मम्मी समझ में नहीं आया। हाँ, गुरुजी का नाम मत लगा दिए बच्चे। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, receipt and payment account is prepared receipt and payment account is prepared prepared on cash basis अंडरलाइन कर लो। कैश बेसिस नॉट एक्रूअल बेसिस। ये रियल अकाउंट होता है, इसमें रियल अकाउंट के कंसेप्ट लगते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रियल अकाउंट के कंसेप्ट लगते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, जो पैसा आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। अब तेरे दिमाग में कुछ बातें और खड़ी हो गई होंगी, सर ये कैश बेसिस क्या होता है और एक्रूअल बेसिस क्या होता है। हाँ जी, 11वीं में कराया था, भूल गए सर जी। लिखा दो। हाँ जी, सब करा दो, 11वीं का भी पढ़ा दो। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है बच्चों? व्हेन कैश एंड नॉन कैश, कैश एंड क्रेडिट का मतलब नॉन कैश, वो ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जहां पर नगद और उधार के दोनों प्रकार के लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हों, उसको बच्चों क्या बोलते हैं? नोन एज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर जी, फॉर एग्जाम्पल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, इजी लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, एग्जाम्पल लिख लो। रेंट रुपीज 1000, रेंट
रुपीज 10,000 या 1,000 लिख लो, कुछ भी लिख लो, अमाउंट का कोई मतलब नहीं होता, कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। रेंट रुपीज 10,000 ड्यू फॉर द ऑफिस, ड्यू फॉर द ऑफिस। आप बच्चों आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। फॉर द ऑफिस ऑन 28 फरवरी 2020, ऑन 28 Feb 2020, ऑन 28 फरवरी 2020 इज पेड ऑन इज पेड ऑन 31 मार्च 2020, ऑन 31 मार्च 2020। मतलब फरवरी का किराया कब पे हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। इन सच ए केसेस या इन सच ए सिचुएशन, इन सच ए सिचुएशन, इस परिस्थिति में इट वुड बी रिकॉर्डेड, इट वुड बी recorded, it would be recorded and recognized RECOGNIZED, it would be recorded and recognized on 28 फरवरी 2020, on 28 फरवरी 2020। कब रिकॉर्ड होगा? 2020 में। बेशक पेमेंट आपने कब हुआ? 31 मार्च को। पेमेंट बच्चा कब हुआ? 31 मार्च को, लेकिन ड्यू कब हो गया? 28 फरवरी को। तो कह रहा है इन सच ए सिचुएशन इट वुड बी रिकॉर्डेड एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑन 28 फरवरी 2020। इसी को बोलते हैं एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर। अदर एग्जाम्पल समझो बच्चों, अदर एग्जाम्पल समझो बच्चों। मैंने आपको वायदा किया, मेरे यहाँ कोई एनपीओ है, मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। मेरे पास एक बच्चा काम करता है और मैं उसे सैलरी देता हूँ 10,000 रुपये। बात समझ में आ रही है? तो वही लिखा है यहाँ पर, आपको मतलब आपको, आप मेरे काम कर रहे हो, आप ऐसे समझो। आप मैंने मतलब एनपीओ, मैंने आपको वायदा किया कि मैं मतलब एनपीओ आपको मार्च 2020 की सैलरी अप्रैल में दूंगा। कब दूंगा? अप्रैल में। आप मुझे मार्च में सर्विस दोगे, आप मुझे मार्च में क्या दोगे? सर्विस दोगे, और मैं 7 अप्रैल को पेमेंट कर दूंगा। सर्विस कब दोगे आप मुझे? सेवा कब दोगे? अपना काम करके कब दोगे? मार्च में। पेमेंट कब करूंगा? 7 अप्रैल में। इसका मतलब बच्चों उतारते रहो आप, मैं आपको समझाता रहूं, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करता रहूंगा, बीच में आप उतारते रहिए। हेडिंग डाल दो अदर एग्जाम्पल, उसी के बाद आप लिखते जाओ। लिखिए, मतलब कहने का मतलब बच्चों, सर्विस कब दोगे? मार्च में। सर्विस कब दोगे? मार्च में। एक्चुअली मुझे सर्विस कब मिली? मार्च में।
जबकि मैंने पेमेंट कब की आपको, अप्रैल में। अगर मैं एक्रूअल बेसिस पर अकाउंट फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो मुझे सैलरी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा मार्च के एंडिंग में। तो मुझे सैलरी को कब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मार्च के एंडिंग में। तो लिख लो बच्चों, आपने उतार लिया ये, आपने उतार लिया ये, और लो उतारो, कोई बात नहीं बेटा, आप उतार लो। लिखो, अगर मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं उतार लीजिए बच्चों। अगर मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं, क्या फॉलो कर रहा हूं मैं, एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं। अगर मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं, अगर मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो मुझे सैलरी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मुझे मतलब एनपीओ को, तो मुझे एनपीओ को सैलरी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कब, तो मुझे सैलरी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा मार्च के एंडिंग में, मार्च के एंडिंग में। एंडिंग बोले तो दैट इज मार्च 31, 2020 को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 2020 को रिकॉर्ड करना पड़ेगा पेबल बेसिस पर, सॉरी पेबल बेसिस पर, डे बेसिस पर, ड्यू बेसिस पर, या ड्यू बेसिस पर। बच्चों पूरी जिंदगी लग जाती बच्चे को, यही समझ में नहीं आता कि एक्रूअल बेसिस क्या होता है और कैश बेसिस क्या होता है। हाँ सर, पता लग रहा है इस चैप्टर में। आप चिंता ना करो बच्चों, आराम से मैंने 25 लेक्चर आपके लिए रख रखे हैं, क्योंकि बच्चों ये बीकॉम में भी आएगा, बच्चों ये 12वीं में भी आएगा, बच्चों ये सीए में भी आएगा, सीएस में भी आएगा और सीएमए में भी आएगा। मतलब ये मानो पूरी जिंदगी अगर तू पढ़ाई करेगा, इतना कोर्स करेगा, तो 100 नंबर का पेपर तेरा इसमें से आएगा। तो सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए एक एक बात प्रो के समझा रहा हूं, हिंदी में भी लिखा रहा हूं, ताकि बच्चा कन्फ्यूजिया ना जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। कंफ्यूजिया का मतलब बच्चों ये, लो बच्चा उतारो। सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी समझा दो, लगे हाथ। हाँ सर मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है। सर आपने उतार लो बेटा, चुप लो, मैं तो सब समझा दूंगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, कैश बेसिस पे बनता है सर जी।
कैसे बनता है सर जी? कैश बेसिस पे बनता है सर जी। सर जी लिखा दो, हाँ जी लिख लो, लिखो बच्चों। When only cash transactions are recorded, देखो when only cash transactions are recorded, only cash transactions are recorded। आप देख रहे हो सिर्फ एक ही चीज समझा रहा हूं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। व्हेन ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश ट्रांजैक्शन अंडरलाइन कर लो, कैश ट्रांजैक्शंस, केवल कैश ट्रांजैक्शन आते हैं, समझ में आ रही है? जब कैश बेसिस पे अकाउंट रखे जाते हैं, इट इज नोन एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज नोन एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ रही बच्चों? यहां पर एक चीज और नोट करिए बच्चों, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो बच्चों। एंट्रीज आर मेड, एंट्रीज आर मेड only entries are made only if cash is received or paid, if cash is received और पेड। नहीं आया समझ में? और पेड मतलब पैसा आएगा, एंट्री कब होंगी, किस बेसिस पे होंगी? जब पैसा आएगा तो, और पैसा जाएगा तो। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है सर। इसका एक एग्जाम्पल भी समझा देते सर जी, जैसा आपने पीछे समझाया था। हाँ बच्चों लिख लो बेटो, मुझे पता है सर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है सर कि आप क्या पूछ सकते हो, मुझे पता है सर आप क्या पूछ सकते हो। देखो, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020, सैलरी फॉर द मंथ, सैलरी फॉर द मंथ, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 इज पेड इन अप्रैल 2020, इज पेड इन अप्रैल 2020, इन अप्रैल 2020 it would be recorded, it would be
recorded, it would be recorded in the books of account, in the books of account, in the books of account only in appraisal base, only in अप्रैल 2020। नहीं आया समझ में? जब सैलरी का पेमेंट होगा, पेमेंट का मतलब क्या? जब पैसा गया, पैसा कब गया, काम कब कराया, मार्च में, पेमेंट कब गया, 7 अप्रैल को। अगली साल एंट्री होगी, अगली साल एंट्री होगी, 20-21 में एंट्री होगी। 19-20 की सैलरी का पेमेंट करेंगे 20-21 में। इसका मतलब ये है कैश बेसिस में जब भी कैश जाएगा जब एंट्री होगी, ये मतलब है इसका। जब भी कैश जाएगा जब एंट्री होगी, जब भी कैश आएगा जब एंट्री होगी। ये बात दिमाग में रखनी है, बस इतनी सी बात बच्चों दिमाग में रखनी है। कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है बच्चों, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है बच्चों। लिखो नंबर 2 लिखिए, ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स are to be recorded in receipt and payment account, in receipt and payment account। नोट कर लो बच्चों। तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए बच्चों, थर्ड पॉइंट नोट कर लो बच्चों, तीसरा पॉइंट नोट कर लो। देखो रिसीव्ड एंड पेमेंट, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट विल नॉट बी, पेमेंट अकाउंट विल नॉट, receipt and payment account will not disclose any profit earned by NPO, any profit earned by NPO। उतार लीजिए बच्चों। मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई प्रॉफिट नहीं डिस्क्लोज होता है। प्रॉफिट कहां पर निकलता है? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। अगर बीडी दे रखा है तो सीडी निकलेगा, सीडी दे रखा है तो बीडी निकलेगा। समझ में आ रही बच्चों? उतार लीजिए, लो उतारो बच्चों, उतारिए। मतलब जो एनपीओ होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनपीओ बोले तो जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये ज्यादातर 99.99% कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं बच्चों। किस में करते हैं ट्रांजेक्शन? सर जी ये कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। समझ में आ रही है? हॉस्पिटल हो गए, समझ में आ रही है? हॉस्पिटल भी आते हैं इसमें। आप हॉस्पिटल में गए, ऑपरेशन कराया,
हॉस्पिटल वाले कभी भी आपको डेटस नहीं बनाएंगे। मतलब ये नहीं है कि पैसे 2 महीने के बाद दे देना, इलाज करा ले जाओ। हॉस्पिटल वाले तो इतने कमीने होते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं टीचर हूं ये वर्ड, बट मुंह से निकल आता है बच्चों गंदे इंसानों के लिए। डेड बॉडी पड़ी है, मर गया आदमी, तो आपकी डेड बॉडी आपको जब ही देंगे जब आप उनका पूरा पेमेंट कर दोगे। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि अभी है नहीं है, अभी है नहीं है, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। क्या आप ऐसे बोल दो बच्चों? नहीं सर, हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते बच्चों। क्या हो गया ये? हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आपको पेमेंट हॉस्पिटल वाले आपको कभी भी डेटस नहीं बनाएंगे, आपको अर्थी भी नहीं उठाने देंगे, डेड बॉडी भी नहीं उठाने देंगे जब तक आप उनका पेमेंट हैंड टू हैंड नहीं कर देते। समझ में आ रही बच्चों? ऐसे ही स्कूल वाले, कॉलेज वाले ऐसा बोलते हैं आपको बच्चों कि बेटा 3 महीने पढ़ लो, 6 महीने पढ़ लो, 1 साल पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, बाद में पेमेंट कर देना, ऐसे बोलते हैं। चल छाती में फीस पेमेंट ले लेते हैं। कैसे पेमेंट ले लेते हैं बच्चों? चल छाती पे 3 महीने का एडवांस जमा करा लेते हैं। समझ में आई बच्चों? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, स्कूल वाले, कॉलेज वालों को फीस भी हैंड टू हैंड करनी पड़ती है, जमा करनी पड़ती है। स्कूल वाले ऐसा नहीं बोलते कि साल भर पढ़ लो या 2 साल पढ़ लो, बाद में फीस दे देना, ऐसा कभी नहीं बोलते। ऐसे हॉस्पिटल वाले होते हैं। तो जितने भी एनपीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ सब सारे कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, रिसीट बेसिस पर और पेमेंट बेसिस पर। समझ में आ रही है? ये मेरी बात जिंदगी में याद रखना। चलिए बच्चों, अब मैं आगे चलता हूं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि मैंने क्या बताया था कि रिसीट 2 प्रकार की होती है, एक होती है कैपिटल रिसीट, एक होती है रेवेन्यू रिसीट। अब मैं ये पत्ते खोलूंगा, मैं आपको पहले मैं ये पत्ते खोलूंगा, फिर मैं ये पत्ते खोलूंगा, तो 3 लेक्चर आपके सिर्फ थ्योरी में लग जाएंगे बच्चों। तो अगला कॉन्सेप्ट मेरे जो होगा स्टार्ट होगा वो इनफ्लो से होगा, और आउटफ्लो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैपिटल रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। आप कुछ मत पढ़ना, बस आपकी ड्यूटी ये बनती है, जितना मैंने पढ़ा दिया है, जितना भी मैंने पढ़ा दिया है, इसको एक एक चीज को रिकॉर्ड कर लेना और दिमाग में बसा लेना। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, मैं खड़ा हूं आपके साथ। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए सीए तक के एग्जाम में, मेरे गले काट करके अपने घर में लगा लेना, नजर उठा का काम करेगा बच्चों। बस अपने गुरु पर विश्वास किए जाओ। समझ में आ रही है? बस थैंक यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, खुद भी करो, दोस्तों से कराओ, सहेली से, फ्रेंड से, दोस्तों से, रिलेटिव से, गली में, मोहल्ले में, स्कूल के बच्चों से
जहां भी मिले, अगर चैनल बहुत अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब के बाद कमेंट भी जरूर कर दिया करो, जब भी मजा आएगा। चलिए, थैंक यू। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में।